आज का सब्जेक्ट है विल, प्रोबेट ऑफ विल, प्रोसेस ऑफ प्रोबेट, नेसेसिटी ऑफ प्रोबेट और whether a registered will is a complete title document or ultimately the repealing and amending bill 2025 जिसमें विल के प्रोबेट के संदर्भ में नए प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज विल। सामान्य शब्दों में कहें तो विल सक्सेशन का एक तरीका है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है तो इसके लिए वह अपने जीवन काल में एक लिखित डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें वह घोषणा करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं विल। विल से व्यक्ति अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसी को भी बना सकता है। इसके लिए परिवार का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। भारत में विल किस कानून के अंतर्गत संचालित होगा, यह उस व्यक्ति के धर्म पर निर्भर करता है। हाँ, धर्म पर। संपत्ति अगर हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म की हो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं, और यदि मुस्लिम की संपत्ति हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से गाइड होता है। यहां यह बताना जरूरी है कि सक्सेशन दो प्रकार का होता है। अभी जिस विल की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। जब किसी व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण उसकी वसीयत विल के आधार पर किया जाता हो तो इसे कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। दूसरा होता है इंटेस्टेट सक्सेशन। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए होती है तब उसकी संपत्ति का बंटवारा उस संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यानी अगर हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन इनकी संपत्ति हो और बिना बंटवारा का, बिना विल का अगर संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो गई हो तो उसका बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार नियम से, अधिनियम से और इंडियन सक्सेशन एक्ट से गाइड होगा। और मुस्लिम की संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम उत्तराधिकार नियम से गाइड होता है। इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। तो इसे कहते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। आज यहां विल की बात करेंगे, अर्थात टेस्टामेंट्री सक्सेशन के माध्यम से संपत्ति के उत्तराधिकार के प्रावधान पर बात करेंगे। हिंदू विल से संबंधित मामलों में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के प्रावधान लागू होते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2H के अनुसार will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desired to be carried into effect after his death. will अर्थात वसीयत एक ऐसा लीगल डिक्लेरेशन है जिसके द्वारा वह व्यक्ति जो वसीयत बनाता है, यानी टेस्टेटर, अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के संबंध में अपनी लिखित इच्छा को व्यक्त करता है कि उसके मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। विल के तीन पक्ष होते हैं। टेस्टेटर होता है, जो पर्सन विल बनाता है, जो अपनी संपत्ति के बारे में विल बनाता है, उसको कहते हैं टेस्टेटर। दूसरा होता है लीगेटी, माने इसको हम लोग बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं। जिस पर्सन के फेवर में विल बनाया जाता है उसको लीगेटी या बेनिफिशियरी कह सकते हैं। और तीसरा होता है एक्सक्यूटर। एक तीसरे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है जो विल में मेंशन किया जाता है। वो पर्सन क्या करता है कि टेस्टेटर के मृत्यु के बाद उस विल को एक्सक्यूट करता है, और जब तक विल एक्सक्यूट नहीं होता है तब तक उस संपत्ति की देखरेख भी करता है। विल के में जो मेंशन है उसके अनुरूप संपत्ति का बंटवारा भी करता है। इसको कहते हैं एक्सक्यूटर। अब जब एक्सक्यूटर की बात आ रही है तो विल एक्सक्यूट कैसे होता है? हिंदू लॉ के अनुसार विल जो है टेस्टेटर के मृत्यु के बाद ही एक्सक्यूट होता है। टेस्टेटर के लाइफ टाइम में विल कभी भी एक्सक्यूट नहीं होता है।
विल एक तरफा दस्तावेज होता है, इसमें लीगेटी बेनिफिशियरी की सहमति आवश्यक नहीं होती है। वसीयत को वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में कभी भी बदल सकता है या रद्द कर सकता है। वसीयत के माध्यम से हिंदू किस किस संपत्ति को अपना दे सकता है? तो स्व अर्जित संपत्ति, माने जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो उसने परचेज किया हो, वो प्रॉपर्टी को विल के अनुसार से दे सकता है। या फिर वैसी संपत्ति जो पैतृक संपत्ति तो हो लेकिन बंटवारा से उसको पूर्णतः उस पर स्वामित्व प्राप्त हो गया हो, तो ऐसी संपत्ति को भी वो विल के माध्यम से किसी को दे सकता है। विल का निष्पादन और प्रमाण, जिसको कि हम लोग प्रोवेट कहते हैं, न्यायालय के द्वारा इंडियन सक्सेशन एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार, उसके प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं प्रोवेट। इस प्रक्रिया को प्रोवेट कहते हैं। तो प्रोवेट क्या होता है? एक लीगल सर्टिफिकेट जो कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है, जिसमें डिक्लेरेशन होता है कि विल जेन्युइन है और वैलिड है, मृतक का यह अंतिम विल है, इसका मृतक ने कोई विल नहीं बनाया। एक्चुअली क्या होता है कि यदि मृतक ने विल की स्थिति के तिथि के बाद कोई अन्य विल बना दिया हो तो पूर्व का विल एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता, वो विल कैंसिल हो जाता है। इसलिए ये भी देखा जाता है कि ये विल अंतिम विल होना चाहिए, लास्ट विल होनी चाहिए, तभी वो एक्सिक्यूट होता है। और तीसरी बात होती है कि जिसका नाम एक्सिक्यूटर लिख दिया हो, एक्सिक्यूटर के रूप में लिखा गया हो, वह व्यक्ति कानूनी रूप से संपत्ति की देखरेख करने और विल की शर्तों को एक्सिक्यूट करने में सक्षम हो, विलिंगफुल हो। तो इन बातों का डिक्लेरेशन न्यायालय के आदेश में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोवेट। तो हमको लगता है प्रोवेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि क्या विल का प्रोवेट किया जाना जरूरी है? इस संबंध में कानूनी प्रावधान है कि अगर विल हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन की संपत्ति का हो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 सेक्शन 213 के तहत इसके प्रोवेट किया जाना आवश्यक है। इस प्रावधान में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी इसी वर्ष वर्तमान में उसका परिवर्तन किया गया है। तो आगे चलते हैं। धारा 213(1) 213(1) इंडियन सक्सेशन एक्ट, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का एक्सिक्यूटर या लीगेटी के रूप में अधिकार तब तक किसी न्यायालय में एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय से प्रोवेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए दो शब्द आया, प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्राप्त न कर लिया गया हो, तब तक संपत्ति का अधिकार किसी न्यायालय में एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। यहां बात है प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोवेट सब जुड़ा हुआ है विल से, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब जुड़ा हुआ विल के बाद में सक्सेशन के पार्ट में दूसरा हम लोग देख रहे थे इंटरस्टेट सक्सेशन, उससे जुड़ा हुआ मैटर होता है। क्या होता है प्रोवेट? क्या होता है प्रोवेट? को कहता है कि लीगल सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय कंपिटेंट कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट विल इज जेन्युइन, वैलिड एंड द लास्ट विल ऑफ द डिसीज, ये टेस्टेटर के मृत्यु के बाद किया जाता है। दूसरा है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी संपत्ति के मालिक के मृत्यु के बाद की प्रक्रिया है। अगर संपत्ति का मालिक ने मृत्यु के पूर्व कोई विल नहीं बनाया हो या विल तो बनाया परंतु किसी को एक्सिक्यूटर नियुक्त नहीं किया हो, या जिसे एक्सिक्यूटर नियुक्त किया गया हो वह व्यक्ति किसी भी कारण से विल को एक्सिक्यूट करने में सक्षम नहीं हो, तो न्यायालय द्वारा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से एक एक्सिक्यूटर की नियुक्ति की जाती है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वह अधिकार पत्र है जो न्यायालय द्वारा किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति के प्रबंधन, संरक्षण तथा लीगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अधिकृत व्यक्ति को प्रदान करता है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता, इसकी बाध्यता नहीं है, परंतु कुछ परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है, खासकर तब जब विल को एक्सिक्यूट करने में विवाद हो रहा हो और परिवार के सदस्यों द्वारा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया गया हो। मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु बिना विल बनाए हो जाता है, उसने एक मकान खरीद रखा था, अब उस मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी के बीच मकान के बंटवारे पर विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी पक्ष ने आवेदन दिया न्यायालय में कि एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू किया जाए, तो इस लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी को एक्सिक्यूटर नियुक्त किया जा सकता है जो संपत्ति की देखरेख करेगा और आवश्यकता अनुसार मकान को बेचकर उत्तराधिकारी के बीच संपत्ति बंटवारा कर देगा। यह न्यायालय के संरक्षण में होता है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी न्यायालय की वसीयत की वैधता की जांच होती है। वसीयत है तो भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, यदि एक्सिक्यूटर उसमें अपॉइंटेड ना हो विल में तो भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है।
और अगर वसीयत ना हो तो भी लेटर ऑफ एडमिशन इशू किया जा सकता है। कंडीशन अगर कोई विवाद हो जाता तो ही उसी स्थिति में लेटर ऑफ एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अधिकार मांगने वाला व्यक्ति वास्तव में अधिकृत है या नहीं, इसकी जांच करती है। किसी कोई विवाद तो नहीं, इसकी जांच करती है न्यायालय, और वसीयत वैध है, इसकी जांच करती है। तभी प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू किया जाता है। ये एक पूर्णतः सिविल प्रक्रिया है। जब तक प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलता, तब तक एक्सक्यूटर को वसीयत को लागू कराने का अधिकार नहीं मिलता, और लीगेटी को वसीयत के आधार पर संपत्ति का अपना अधिकार न्यायालय में सिद्ध करने की अनुमति नहीं होती। लेकिन यह भी सत्य है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान न्यायालय में अधिकार स्थापित करने से संबंधित है। माने एस्टैब्लिशिंग ए राइट इन कोर्ट, यह अधिकार लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से होता है या प्रोबेट से होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना प्रोबेट के वसीयत अस्तित्वहीन हो जाती है, बल्कि यह है कि जुडिशियल इन्फोर्समेंट प्रोबेट के बिना संभव नहीं है। यह प्रावधान हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन की वसीयत पर लागू होती है। जहां तक प्रोबेट के नेसेसिटी का प्रश्न है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 2013(1) में दिया गया है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी केवल तभी होगी जब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे भारतवर्ष में नहीं है, इसकी एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब वसीयत पुराने प्रेसिडेंसी टाउन यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में बनाई गई हो, या संपत्ति इन शहरों में हो, वसीयत कहीं बनाई गई हो, तभी लागू होता है। अर्थात इन शहरों को छोड़कर कहीं भी प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निर्गत किया जाना आवश्यक नहीं है। किया सकता है बट अब नेसेसरी नहीं है। इसका प्रावधान 57 सेक्शन 57 इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिया गया है, जिसमें कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ पार्ट टू ए क्लास ऑफ विल मेड बाय हिंदूज etc. द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट which are set out in schedule 3 shall subject to the restriction and modification specified there। यानी वही जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में आते हैं वहां पर मैंडेटरी है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। किया जा सकता है बट मैंडेटरी नहीं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड प्रेसिडेंसी टाउन में नहीं आता है, इसलिए झारखंड में हिंदू वसीयत का भी प्रोबेट अनिवार्य नहीं है। लेकिन चूंकि वसीयत को कानून के अनुसार साबित करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, इसीलिए प्रोबेट एक आवश्यक प्रूफ हो जाता है। अब अगर मुस्लिम वसीयत की बात करें तो यहां मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। यहां धारा 213 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। भारत में कहीं भी मुस्लिम वसीयत का प्रोबेट अनिवार्य नहीं है। एक प्रश्न यह है कि अगर विल रजिस्टर्ड हो तो यह पूर्ण टाइटल दस्तावेज है, पूर्ण टाइटल डॉक्यूमेंट है? नहीं। वसीयत रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, यह एक पूर्ण टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। यह संपत्ति के टाइटल पर निर्भर करता है। अगर विल को बनाने वाला टाइटल सही रखता हो तभी विल को वैध माना जा सकता है। यदि विल को बनाने वाले का टाइटल सही नहीं है तो कभी विल को वैध नहीं माना सकता है, चाहे वो विल रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अभी हम पहले भी चर्चा की थी, कुछ इस वर्ष कुछ परिवर्तन किया गया है। तो अभी दिसंबर 25 इसी माह में रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया और द इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 213 को रिपील कर दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। उत्तराधिकार कानूनों को सरल एवं व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संसद ने रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 के माध्यम से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 213 को निरस्त कर दिया, रिपील कर दिया। यह परिवर्तन टेस्टामेंट्री सक्सेशन से संबंधित विधिक ढांचे में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि अब किसी वसीयत के आधार पर एक्सक्यूटर या लीगेटी के अधिकार स्थापित करने के लिए प्रोबेट को अनिवार्य शर्त नहीं माना जाएगा। प्रोबेट कर सकता है, ऐसा नहीं प्रोबेट को रोक दिया, लगा दिया गया, पर प्रोबेट को अनिवार्य शर्त नहीं रखा गया है। रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया जा चुका है और वर्तमान में यह राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा राजपत्र माने ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचना की प्रतीक्षा में है। अधिसूचना जारी होते ही यह संशोधन प्रभावी हो जाएगा और उत्तराधिकार कानून में व्यापक प्रभाव डालेगा। यह विधायी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से धारा 213 को पूर्णतः हटा दिया गया है। इसके स्पष्ट विधायी उद्देश्य लीगल ऑब्जेक्ट है प्रोबेट कार्रवाई से जुड़ी प्रक्रियात्मक जटिलताओं को समाप्त करना तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करना। अब वसीयत के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन हेतु प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिशन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं रहेगा। एग्जीक्यूटर और लीगेटी वसीयत से प्राप्त अपने अधिकारों को सीधे प्रमाणित कर सकेंगे और एग्जीक्यूट कर सकेंगे बिना किसी औपचारिक प्रोबेट कार्रवाई से गुजरे। इससे उत्तराधिकार की प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम और समयबद्ध रूप से प्रभावी हो जाएगी। धारा 213 का निरस्त किया जाना की व्यवहारिक प्रक्रियाओं की बात करें तो यद्यपि टेस्टामेंट्री सक्सेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने और अनावश्यक देरी को समाप्त करने की दृष्टि से द इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 213 को रिपील किया जाना अच्छा है, परंतु इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रोबेट की अनिवार्यता समाप्त होने से जहां एक ओर त्वरित उत्तराधिकार संभव होगा, वहीं दूसरी ओर स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, स्पीडी डिसीजन हो जाएगा, प्रोबेट का एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर विवाद, धोखाधड़ी और कानूनी अनिवार्यता अनिश्चितता के द्वार भी खुल सकते हैं। इसलिए अभी भी प्रोबेट का किया जाना उचित होगा। ठीक है, कानूनी रूप से इसका कंपल्सन खत्म कर दिया गया, आवश्यकता खत्म कर दी गई, लेकिन प्रोबेट किया जाना उचित होगा। तो ये था प्रोबेट के संदर्भ में विस्तृत जानकारी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।